नमस्कार दोस्तों, वर्मा केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अणुसंक गुणधर्म के असामान्य मान, एबनॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। अणुसंक गुणधर्म के असामान्य मान क्या होते हैं कि जैसे हमने किसी भी विलय को विलायक में घोला, जब हम किसी भी विलय को विलायक में घोलते हैं तो निम्नलिखित दो स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। जब किसी भी विलय को विलायक में घोला जाता है तो निम्नलिखित दो स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। पहला कि यदि अणुओं का आयनन या संगुणन नहीं होता है, अणुओं का आयनन या संगुणन नहीं होता है अर्थात वो विलय नहीं होते, तो वो कहलाते हैं अणुसंक गुणधर्म के सामान्य मान, नॉर्मल प्रॉपर्टीज होती हैं। यदि दूसरी कंडीशन कह रहे हैं, यदि अणुओं का आयनन या संगुणन हो जाता है, यानी विलय पूरी तरह से घुल गया विलायक में, तो क्या होगा, तो प्रेक्षित जो मान है, प्रैक्टिकली द्वारा जो प्राप्त मान हैं वो सैद्धांतिक मान से भिन्न प्राप्त होते हैं। इन्हीं मानों को हम क्या कहते हैं, एबनॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अणुसंक गुणधर्म के असामान्य मान। तो देखिए, जब किसी भी विलय को विलायक में घोला जाता है तो निम्नलिखित दो स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। पहली कह रहे हैं हम, यदि अणुओं का आयनन या संगुणन नहीं होता है तो ये अणुसंक के क्या कहलाते हैं, सामान्य मान। दूसरी कह रहे हैं अपन, यदि अणुओं का आयनन या संगुणन हो जाता है तो अणुसंक के जो प्रेक्षित मान हैं, यानी प्रैक्टिकल द्वारा जो प्राप्त मान हैं, वो सैद्धांतिक मान से क्या प्राप्त होते हैं, भिन्न प्राप्त होते हैं। अणुसंक के इन्हीं मानों को हम क्या कहते हैं, अणुसंक के असामान्य गुणधर्म। जैसे एग्जाम्पल की बात करें हम, एसिटिक अम्ल ले लें या बेंजोइक अम्ल। एसिटिक अम्ल या बेंजोइक अम्ल के अणु परस्पर हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ करके क्या बना लेते हैं, डाइमर बना लेते हैं, द्वैलक बना लेते हैं, जिसके कारण इनका प्रैक्टिकली द्वारा जो प्राप्त मान है अणुभार का, वो सैद्धांतिक अणुभार से दोगुना प्राप्त होता है, क्योंकि एक हाइड्रोजन बंध द्वारा क्या बना लेता है, द्वैलक बना लेता है। तो देखिए, एसिटिक अम्ल की बात कर रहे हैं हम, ये एसिटिक अम्ल है, CH3COOH फॉर्मूला होता है। इसका जब अणुभार देखें हम, सैद्धांतिक अणुभार या मोलर द्रव्यमान, तो वो निकल के आएगा 12 + 3 + 12 + 16 दूना 32 + H का कितना 1, और ये आएगा कितना 60। तो देखिए, ये तो आया सैद्धांतिक मान। जब इसका हमने क्या निकाला, प्रैक्टिकली मान निकाला, तो ये जो अणु है हाइड्रोजन बंध द्वारा द्वैलक की फॉर्म में पाया जाता है। ये एसिटिक अम्ल का एक अणु, दूसरा एसिटिक अम्ल का अणु, इसको ऐसे जोड़ देंगे हम। ये देखिए, दोनों आपस में क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन बंध द्वारा, ये हाइड्रोजन बंध द्वारा क्या बना लेते हैं, द्वैलक बना लेते हैं, जिसके कारण इसका जो अणुभार है, मॉलिक्यूलर वेट, मोलर द्रव्यमान, वो दुगना प्राप्त होता है। कितना, 120। ऐसे ही हम बात करें इसकी बेंजोइक एसिड की, तो बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, C6H5COOH। इसमें और इसमें अंतर केवल किसका है, ये CH3 और ये क्या है, C6H5। तो इस CH3 की जगह हम क्या रख दें, C6H5। तो हमने यहाँ पे रख दिया ये C6H5। अब ये किसकी बन गई, बेंजोइक एसिड की। बेंजोइक एसिड का डाइमर बन गया, द्वैलक बन गया। तो इसमें भी क्या होता है, एसिटिक अम्ल हो चाहे फॉर्मिक अम्ल हो चाहे बेंजोइक अम्ल हो,
ये अणु क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ करके क्या बना लेते हैं, द्विलक बना लेते हैं, जिसके कारण इनका जो अणुभार है यानी मोलर द्रव्यमान, इसका जो मोलर द्रव्यमान ये क्या था जब निकालते हैं तो प्रैक्टिकली द्वारा निकाला गया और सैद्धांतिक द्वारा। जब प्रैक्टिकली द्वारा निकालते हैं हम, इसका जो अणुभार है वो भी क्या प्राप्त होता है, दुगना प्राप्त होता है। यानी फॉर्मिक अम्ल की बात हो, चाहे एसिटिक अम्ल की बात हो या बेंजोइक अम्ल की बात हो, तीनों में जो इनका जो अणुभार है वो कैसा प्राप्त होता है, दुगना प्राप्त होता है। इसमें अगला टॉपिक आता है बांटाप गुणांक, बांटाप कारक या बांटाप फैक्टर, जिसे हम किससे व्यक्त करते हैं, आई से। तो बांटाप गुणांक क्या था कि अणुसंक गुणधर्म के असामान्य मानों को, एबनॉर्मल जो वैल्यू हैं उनको समझाने के लिए बांट हाफ ने एक इकाई का उपयोग किया, जिसे हम क्या कहते हैं, बांटाप गुणांक आई। तो क्या किया था बांटाप ने, अणुसंक गुणधर्म के असामान्य मानों को समझाने के लिए एक इकाई का प्रयोग किया गया, जिसे बांट हाफ गुणांक आई कहते हैं। अणुसंक गुणधर्म के असामान्य मानों को समझाने के लिए एक इकाई का उपयोग किया गया, जैसे बांटाप गुणांक क्या कहते हैं, आई कहते हैं। अब बांटाप गुणांक जो आई है, इसने जो अणुसंक जो गुणधर्म थे उनको निम्न प्रकार से संशोधित किया। वांट हाफ ने अणुसंक गुणधर्मों के मान को निम्न प्रकार से संशोधित किया। निम्न प्रकार कौन कौन से थे कि 4 अणुसंक गुणधर्म होते हैं हमारे पास में, वाष्पदाब अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन और परासरण दाब। इनके जब हमने डेरिवेशन किए थे तो स्टार्टिंग जहाँ से हो रही थी हमने वो लिखे कि वाष्पदाब अवनमन, वाष्पदाब अवनमन, वाष्पदाब अवनमन के लिए फॉर्मूला लिखा था हमने डेल्टा पी अपॉन पी नॉट। यहाँ से स्टार्ट हुए थे। वाष्पदाब में अपेक्षिक अवनमन विलय की मूल भिन्न के क्या होता है, बराबर होता है, ऐसे लिखा था हमने। या इसको ऐसे लिख दें, किसका गुणा कर दिया हमने, जब बांटाप फैक्टर की बात करेंगे तो बांटाप कारक का क्या कर देंगे, इतनी ही एबनॉर्मलिटी जो है उसका आई का क्या कर दिया हमने, गुणा कर दिया। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट बराबर आई, और ये सोल्व करके आया था एन ए अपॉन एन बी अपॉन एन बी अपॉन एन ए। दूसरा कह रहे हैं अपन क्वथनांक में उन्नयन, ये कह रहा था कि डेल्टा टी बी समानुपाती किसके, मोललता के, या डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू एम। और वांटाप ने क्या किया, एबनॉर्मलिटी के लिए इसमें भी किसका गुणा कर दिया, आई का। तो ये हो जाएगा डेल्टा टी बी बराबर आई के बी इंटू एम। तीसरा जो अणुसंक गुणधर्म था वो था हिमांक अवनमन, हिमांक अवनमन। हिमांक अवनमन में देखें तो डेल्टा टी एफ समानुपाती किसके, मोललता के, और डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एम, और इसमें भी हमने किसका गुणा कर दिया, बांटाप कारक आई का। एबनॉर्मलिटी के लिए
और चौथा जो अणुसंघ गुणधर्म था वो क्या था, परासरण दाब। इस परासरण दाब के लिए हमने कहा था पाई बी बराबर nRT, विलय के लिए एन भी कह दिया था, और इसमें भी किसका गुणा कर दिया उसने, आई का। तो ये चार जो अणुसंघ गुणधर्म थे उसने वन टॉप फैक्टर के फॉर्म में इस प्रकार से व्यक्त किया, जितनी भी एबनॉर्मलिटी थी उसमें किसका गुणा कर दिया था उसने, आई का गुणा कर दिया था। अब अणुसंघ गुणधर्म के लिए आई की जो वैल्यू थी वो क्या थी कि आई बराबर जो होता है विलय के कणों के प्रेक्षित अणुसंघ गुणधर्म या प्रेक्षित मान बटे विलय के कणों के सैद्धांतिक अणुभार। विलय के कणों के प्रेक्षित मान बटे विलय के कणों के सैद्धांतिक मान, ये फॉर्मूला लिख दिया। उसके बाद में देखिए विलय के कणों के जो प्रेक्षित मान है आई बराबर देखें हम कि अणुसंघ जो गुणधर्म होते हैं वो तो किसके समानुपाती होते हैं, कणों के संख्या के। तो कणों की संख्या में लिख दिया, तो इसको क्या कहा, आई बराबर विलय के कणों की प्रेक्षित मान, विलय के कणों के प्रेक्षित मान बटे विलय के कणों के सैद्धांतिक मान। विलय के कणों के प्रेक्षित मान बटे विलय के कणों के सैद्धांतिक मान, ये रख दिया। उसके बाद क्या किया कि विलय के कणों के जो प्रेक्षित मान है, यानी अणुसंघ गुणधर्म चार प्रकार के होते हैं, वाष्प दाब अवनमन, क्वथनांक, उन्नयन, हिमांक अवनमन और परासरण दाब। तो इन चारों की फॉर्म में इसको लिखा आई की, तो आई बराबर ये कह दिया डेल्टा पी, वाष्प दाब अवनमन के लिए डेल्टा पी। लेकिन ये कौन से मान, प्रेक्षित, और ये कौन से लिख दिए हमने, सैद्धांतिक, बराबर डेल्टा टी बी अपॉन डेल्टा टी बी, ये कौन सा, प्रेक्षित, और ये सैद्धांतिक। ऐसे ही हिमांक अवनमन डेल्टा टी एफ अपॉन डेल्टा टी एफ, और ये कौन सा वाला, प्रेक्षित, और ये सैद्धांतिक, बराबर परासरण दाब पाई प्रेक्षित बटे पाई सैद्धांतिक। तो ये आपस में जो अणुसंघ गुणधर्म है ये वाष्प दाब अवनमन, क्वथनांक, उन्नयन, हिमांक अवनमन और परासरण दाब के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं अणुसंघ गुणधर्म के एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज वन टॉप फैक्टर आई। अब इसको मॉलिक्यूलर वेट की फॉर्म में लिखें, मोलर द्रव्यमान यानी अणुभार। तो अणुभार जो होते हैं वो तो क्या होते हैं, अणुसंघ जो गुणधर्म होते हैं विलय के मोलर द्रव्यमान के क्या होते हैं, व्युत्क्रमणुपाती। मोलर द्रव्यमान या अणुभार के क्या होते हैं, व्युत्क्रमणुपाती। तो अणुभार की फॉर्म में जब इसको लिखते हैं हम, तो आई बराबर विलय के कणों के, ये उल्टा हो जाएगा, विलय के कणों के सैद्धांतिक, प्रेक्षित की जगह क्या आ जाएगा, सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान बटे विलय के कणों के प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान। विलय के कणों के क्या करना है, पहले सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान बटे विलय के कणों के प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान। अब देखते हैं वन टॉप गुणांक के अनुप्रयोग। वन टॉप गुणांक आई है, उसके क्या क्या अनुप्रयोग हैं। तो देखिए पहला दे रखा है कि वन टॉप गुणांक आई एवं आयनन की मात्रा एल्फा के मध्य क्या निकालना है, हमको संबंध निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, आयनन की मात्रा लिए हमने आयनीकृत किया है, माना हमने क्या कहा, माना ए है कोई और उससे वह बी में क्या हो गया, वियोजित या आयनित हो गया। बी के कितने हैं,
कणों की संख्या n लगा दी हमने, यानी A से एक बड़ा कण है जिससे बहुत सारे क्या बन गए, B के कण बन गए। एक बड़े कण से क्या बन गए, बहुत सारे छोटे छोटे कण, इसमें वियोजित हो गया वो। माना प्रारंभ में कह रहे हैं हम इसके मोलों की संख्या क्या है 1, और ये क्या है वियोजित नहीं हुआ, अभिकारक है ये। अभिकारक प्रारंभ में t बराबर 0 समय पर इसकी मात्रा क्या है 1, और उत्पाद कुछ बना ही नहीं तो ये क्या है 0। तो ये जो मान है वो क्या कहलाएंगे कि वियोजन से पूर्व कह सकते हैं इसको, या आयनन से पूर्व। ये क्या है वियोजन से पूर्व के मान, और वियोजन से जो पूर्व होता है उसको क्या बोलते हैं हम, सैद्धांतिक मान। तो ये सैद्धांतिक मान भी हैं। जैसे ही प्रैक्टिकल स्टार्ट हुआ, शुरू हुआ, तो ये क्या हुआ, माना ये एल्फा मूल में कन्वर्ट हो गया, एल्फा कणों में क्या हो गया, बदल गया, और एल्फा में बदल गया तो ये शेष सांद्रता या अपन कहते हैं शेष कणों की संख्या क्या बच गई 1 माइनस एल्फा। चूंकि यहाँ पर मूलों की संख्या n है तो इससे हमने कितने का गुणा कर दिया n से, क्योंकि n जो है कणों में क्या हो रहा है वो वियोजित हो रहा है। ये जो मान है ये कह रहे हैं हम वियोजन के बाद, या इनको हम कह सकते हैं प्रेक्षित मान या प्रैक्टिकली मान या प्रायोगिक मान। तो ये हमने सैद्धांतिक मान निकाल लिए और प्रेक्षित मान निकाल लिए, जोड़ दें इनको। तो हमने कहा वियोजन से पूर्व यानी विलय के कणों के प्रेक्षित मान, कुल प्रेक्षित मान कह दिया हमने, तो कुल कैसे निकालेंगे, जोड़ दीजिए। प्रेक्षित ये रे 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा, और विलय के कणों के जो सैद्धांतिक मान हैं, ये सैद्धांतिक मान क्या हो जाएंगे 1 प्लस 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। अब बांटाफ गुणांक i निकालेंगे हम, i बराबर विलय के कणों के प्रेक्षित मान बटे विलय के कणों के सैद्धांतिक मान, विलय के कणों के प्रेक्षित मान बटे विलय के कणों के सैद्धांतिक मान, ये रख दें हम। तो विलय के कणों के प्रेक्षित मान i बराबर, प्रेक्षित मान देखिए ये रे 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा अपॉन विलय के कणों के सैद्धांतिक मान कितने हैं 1, ये आ गया। अब क्या किया, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा, i माइनस 1, इस 1 को मैं इधर ले आया तो ये हो गया i माइनस 1 बराबर, ये क्या बच गया देखो एन एल्फा माइनस, ये प्लस वाला मैंने पहले लिख लिया, एन एल्फा माइनस एल्फा, i माइनस 1 बराबर, इसमें से एल्फा कॉमन ले लिया तो ये बच गया एन माइनस 1, और हमने एल्फा निकाला तो एल्फा बराबर क्या आ जाएगा i माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। अर्थात जब वियोजन होगा तो बांटाफ गुणांक i का मान 1 से क्या होगा ज़्यादा, क्योंकि इस फैक्टर में से बांटाफ फैक्टर में से 1 घट रहा है, इसका मतलब ये वैल्यू क्या है ज़्यादा। तो हमने लिखा अर्थात वियोजन में बांटाफ गुणांक i का मान सदैव 1 से अधिक होता है। 1 से क्या होगा अधिक, क्योंकि वियोजित हो गया है, यानी एक बड़े कण से क्या बन रहे हैं अधिक मात्रा में कण बन रहे हैं, तो इसका मतलब कणों की संख्या में वृद्धि हो रही है, और i किसके समानुपाती कणों की संख्या के।
आई भी किसके समानुपाती होता है? कणों की या आयनों की संख्या के। जितने कण या आयन होंगे उसमें उसके लिए आई का मान उतना ही अधिक होगा बांटाव गुणांक का। तो हमने कह दिया वियोजन में बांटाव गुणांक आई का मान जो है सदैव 1 से क्या होगा? अधिक होगा। अब दूसरा जो अनुप्रयोग है वो है बांटाव गुणांक आई एवं संगुणन की मात्रा एल्फा के मध्य संबंध। तो वो कैसे निकालेंगे हम कि अब संगुणन करना है आपको। संगुणन के लिए हमने क्या किया कि ए से बना क्या? बी, लेकिन अब इनकी संख्या कितनी है? n, यानी ए के कणों की संख्या बहुत ज़्यादा है, वो आपस में पास आकर के संगुणित हुए और एक मिलकर के क्या बना लिया? एक बड़ा कण B। तो इसका मतलब कणों की संख्या में क्या आ जाएगी? कमी। और शुरू से ही हमको ये पता पड़ गया जब कणों की संख्या में कमी आ रही है, आयनों की संख्या में कमी आ रही है, तो इसका मतलब आई का मान 1 से क्या आएगा? कम आएगा। आई के मान में क्या होगी? कमी होगी। तो देखिए हमने कहा प्रारंभ में वही ये 1, ये क्या? 0, ये एल्फा और ये क्या बच गया? 1 माइनस एल्फा। एल्फा में संगुणित हुआ तो शेष ये क्या बच गया? 1 माइनस एल्फा। क्योंकि अब यहाँ पे कणों की संख्या में क्या आ गई? कमी। कितने कणों की संख्या में कमी आई है बताइए? n। तो इसमें कितने का भाग दे दिया हमने? बताइए, n का भाग दे दिया। ये मिलकर जो बड़ा कण बना है Bn कह सकते हो आप इसको, एक बड़ा कण बन गया। तो देखिए ये जो मान हैं ये क्या कहलाएंगे? 1 प्लस सैद्धांतिक मान कहलाएंगे और ये क्या कहलाएंगे? प्रेक्षित मान। जब प्रैक्टिकल शुरू हुआ तो हमने निकाला क्या? विलय के कणों के प्रेक्षित मान बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा बाई n। और विलय के कणों के सैद्धांतिक मान बराबर क्या हो जाएगा? 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। 1 प्लस 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1। आई निकाला हमने, आई बांटाव कारक। आई क्या होता है कि विलय के कणों के प्रेक्षित मान बटे विलय के कणों के सैद्धांतिक मान। विलय के कणों के प्रेक्षित मान बटे विलय के कणों के सैद्धांतिक मान। और ये रखा हमने आई बराबर विलय के कणों के प्रेक्षित मान क्या हैं? 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा बाई n। और विलय के कणों के सैद्धांतिक मान का मान कितना है? 1। तो 1 को लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने इसका एलसीएम लिया तो देखिए एलसीएम लेने पर ये क्या आया? n 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा अपॉन m। इस n को इधर ले गए, ni बराबर n 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा। इस n का इससे गुणा कर दिया हमने, n माइनस एन एल्फा प्लस एल्फा। n वाली वैल्यू एक साथ ले लो और एल्फा वाली एक साथ। तो हमने इसको इधर ले गए, एन आई माइनस एन बराबर, ये प्लस वाला मैंने पहले लिख दिया, एल्फा माइनस एन एल्फा। इसमें से n कॉमन आ गया, ये आ गया i माइनस 1 और ये इसमें से क्या कॉमन आ गया? एल्फ़ा कॉमन आ गया। और ये क्या बच गया बताइए? 1 माइनस एन। एल्फ़ा अगर निकालें तो ये आ गया n i माइनस 1 अपॉन 1 माइनस n। ये वैल्यू प्राप्त हो गई। अर्थात हमने लिख दिया, अर्थात संगुणन में वांट हाफ गुणांक
I का मान सदैव 1 से कम होता है। संगुणन में वांटाप गुणांक I का मान सदैव 1 से क्या होगा? कम होगा। अर्थात हमने क्या देखा कि यदि I का मान 1 से ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ होगा? वियोजन। और I का मान 1 से कम है तो क्या होता है? संगुणन। और अगर I का मान बराबर कितने के हो? 1 के, तो इसका मतलब ना वियोजन और ना ही संगुणन। ये इम्पोर्टेंट बात निकल के आई कि जब I का मान 1 से अधिक है तो क्या होगा? वियोजन होगा। I का मान 1 से कम है तो क्या होगा? संगुणन होगा। और I का जो मान है वो 1 के बराबर है, इसका मतलब ना वियोजन ना क्या हुआ? संगुणन हुआ। अब देखिए इसमें अब इस वांटाप गुणांक से देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, जैसे आपके लिए दिया हुआ है K4 FeCN6 के लिए क्या लिखना है हमको? वांट हाफ कारक का मान लिखिए। वांटाप कारक का क्या लिखना है? मान लिखना है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, आयनों की संख्या निकाल लें हम। K4 ये टूटता है K प्लस और FeCN6 और ये माइनस का 4। बैलेंस किया हमने, K कितने हैं? 4। तो 4 आयन तो ये हो गए और एक पूरा आयन ये है। तो 4 प्लस 1 आयनों की संख्या, कणों की संख्या निकल के आई 5। इसलिए इसमें I का मान कितना होगा? I का मान कितना होगा? 1। जितने आयनों या कणों की संख्या होगी I का मान उतना ही होगा। I यानी कि बराबर आयनों या कणों या अणुओं की संख्या के क्या होता है? बराबर होता है। जैसे हमसे पूछा NaCl, इसके लिए हम क्या निकाल रहे हैं? वांट हाफ कारक या वांटाप गुणांक I का मान। तो NaCl में 1 और 1 2। NaCl में कितना आ जाएगा? 2। K2SO4 तो 2 और 1 3। I का मान कितना आ जाएगा? 3। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। आपको ग्लूकोज पूछा तो ग्लूकोज आयनीकृत नहीं होता, अणुओं की संख्या केवल कितनी है? 1। तो I का मान कितना आएगा? 1 आएगा। यूरिया में भी I का मान कितना आया? 1। Al2SO4 का होल थ्राइस I का मान कितना आ गया? 2 और 3 5। Al2SO4 में कितना हो गया? I का मान 5। अब बात करें जैसे फॉर्मिक अम्ल, ये तो आयनीकृत नहीं होता, क्या होता है? एक तरह से संगुणित होता है, वियोजित नहीं होता, संगुणित होता है। इसलिए इसमें आयनों या कणों की संख्या के मान में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। कितनी कमी आ जाती है? जितना डाइमर बनाते हैं, एक द्वैलक बनाते हैं, हाइड्रोजन बंध द्वारा क्या बना लेते हैं? द्वैलक। तो द्वैलक बनाते हैं, तो इसलिए इसके लिए I का मान कितना आएगा? 1/2। इम्पोर्टेंट बात है, ये याद रखना। ऐसे ही एसिटिक अम्ल के लिए भी कितना होगा? 1/2। बेंजोइक अम्ल के लिए भी I का मान कितना आएगा? 1/2। अब क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है आपसे कि निम्नलिखित को क्रम में भी जमा लिया, निम्नलिखित को उनके वांट हाफ गुणांक I के क्रम में व्यवस्थित करो। तो I के क्रम में व्यवस्थित करना है हमको ये। तो I के क्रम में कैसे व्यवस्थित करेंगे इसको? तो 1 मोल जैसे NaCl दे दिया आपके लिए, 1 मोल K2SO4, 1 मोल ग्लूकोज और 1 मोल Al2SO4 का होल थ्राइस। तो हमने क्या निकाला इसमें? आयनों या कणों की संख्या।
आयनों या कणों की संख्या निकाली, इसमें कितनी है 2, इसमें 3, इसमें 1 और इसमें 5। तो आई का मान कितना हो जाएगा 2, 3, 1 और 5। तो इसका मतलब क्रम क्या हो जाएगा, यदि मैं इनको ABCD बोलूं तो सबसे ज़्यादा कौन होगा D। आई का जो क्रम लिख रहे हैं हम, आई का क्रम D में सबसे ज़्यादा, उससे कम B में, उसके बाद A और सबसे कम A। तो ये इनके किसका क्रम आ जाएगा, बांट हाफ गुणांक का क्रम। अब देखिए इस न्यूमेरिकल को देखते हैं हम, बांट हाफ गुणांक से संबंधित जो न्यूमेरिकल है इसको हल किया हमने। तो देखिए इसमें सबसे पहले देखा K4FeCN6। तो इसके लिए n जो देखें, n की आयनों की जो संख्या है वो कितनी है 5। n की जो वैल्यू होगी वो क्या है 5। C बराबर दे रखा है 0.1 मोल और T दे रखा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। 27 का मतलब 273 जोड़ा हमने, तो ये आ गया 300 केल्विन। 46% आयनित होता है। 46% आयनीकृत का मतलब एल्फा का मान 46/100% की वजह से। तो विलयन का क्या ज्ञात करना है आपको, परासरण दाब। तो परासरण दाब कैसे ज्ञात करेंगे, हम जानते हैं परासरण दाब के लिए पाई बराबर हमने CRT पढ़ा है, लेकिन ये आयनीकृत या संगुणित हो रहा है तो इसके लिए हमको वांट ऑफ फैक्टर आई लगाना होगा। तो इसमें हमने किसका गुणा कर दिया, आई का। तो पाई बराबर आई। अब आई की वैल्यू हमको ज्ञात नहीं है तो आई की वैल्यू हमने इधर निकाल ली। आई बराबर होता है, हमने पढ़ा 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा, ये पढ़ा है हमने। तो आई बराबर 1 माइनस एल्फा 46/100 प्लस एन का मान 5 और एल्फा का मान 46/100, ये आ गया। अब हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया तो ये कितना आया 0.54 प्लस 2.3 और आई बराबर ये आ जाएगा कितना 2.84। ये आई निकल के आ गया यहाँ से। अब क्या किया, इस आई की वैल्यू को हमने इसमें रखा 2.84 इंटू सी का मान 0.1, आर दे रखा है टी 300 केल्विन और जैसे ही इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा 6.98 एटमॉस्फेयर वायुमंडलीय पाई का मान इतना प्राप्त हो गया। तो बांट ऑफ रिलेटेड जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल जो हैं वो आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हो। जो आयनों या संगुणन की मात्रा दे रखी है उसको क्या मान लोगे, एन मान लोगे। वो क्या दे रखा है, एन दे रखा है। धन्यवाद।